Welcome class 9th in today's class. Students, from today we are going to start Geography chapter 2nd, that is physical feature of India. In this chapter we will discuss about different physiographical division of our country India. So let's start the chapter. चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में इंडिया साइज़ एंड लोकेशन में पढ़ लिया था कि हमारे इंडिया का साइज़ क्या है, वर्ल्ड में वो कहाँ लोकेट होती है, और दूसरे जो हमारे मेन फीचर्स थे इंडिया के साइज़ और लोकेशन से रिलेटेड, उस पे हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम हमारे ज्योग्राफी में सब कुछ हमारे कंट्री इंडिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से फिज़िकल फीचर्स हमारे कंट्री इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं हमारे कंट्री को, तो हम पाएंगे कि हमारी जो कंट्री का सरफेस है ना, वो डिफरेंट टाइप से दिखाई देता है। पूरा जो सरफेस है हमारे इंडिया का, वो एक जैसा नहीं है। कहीं पर हमें ये बहुत ही सरफेस हायर दिखाई देता है, माउंटेनियस दिखाई देता है, कहीं पर ये बहुत ही डाउन दिखाई देता है, प्लेन्स की तरह। कुछ हमारे ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर सॉइल डेजर्टिक पाई जा रही है ना। और कुछ ऐसे हमारे रीजन्स हैं जो ना बहुत हायर हैं और ना बहुत ही लोअर हैं, है ना। इनके अलावा कुछ ऐसे भी पार्ट्स, कुछ ऐसे भी रीजन्स, कुछ ऐसे भी पार्ट्स हमारे कंट्री के हैं जो चारों तरफ से वाटर से कवर्ड हैं, वाटर से सराउंडेड हैं, आइलैंड्स हैं, है ना। तो देखते हैं कि हम हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप के फिज़िकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो हमें हमारे इस चैप्टर में इन्हीं फिज़िकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। जब हमने समझा कि ये इतने तरह के फ़िज़िकल फ़ीचर्स हमारे कंट्री में पाए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन मन में आता है कि ये इतने ज़्यादा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है। अगर हमारी कंट्री इंडिया में एक ही टाइप के लैंडफॉर्म क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं, या फिर इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ कैसे आई, है ना। और ये फॉर्म कैसे हुआ, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये फॉर्म कैसे हुआ कि डिफरेंट टाइप के फ़िज़िकल फ़ीचर्स हमारे कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, है ना। अगर हम रॉक्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में जितने तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, उसमें से कुछ रॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे मार्बल, जिसको ताजमहल बनाने में यूज़ किया गया है। बहुत से ऐसे रॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जैसे सोप स्टोन, है ना। और इनको हम टैल्कम पाउडर में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि कुछ रॉक्स बहुत हार्ड हैं, कुछ रॉक्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। सॉइल के क्वालिटी और सॉइल के कलर की अगर बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में ही कुछ रीजन्स में सॉइल का कलर ब्लैक है, कहीं पर येलोइश है, रेड सॉइल दिखाई दे रही है, कहीं पर दूसरे कलर का या दूसरे टेक्सचर के साथ सॉइल दिखाई देती है या पाई जाती है ना। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब इनके पीछे का रीज़न क्या है कि कहीं पर एक किस तरह के फिज़िकल फीचर्स मिल रहे हैं, कहीं पर हार्ड रॉक्स और कहीं पर बहुत सॉफ्ट रॉक्स मिल रहे हैं। अगर सॉइल की क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं, तो वो भी हमको एक जैसी देखने को नहीं मिल रही है ना, वेरिएशन है। तो इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है। जो भी हमारे पास जिस भी तरह का फ़िज़िकल फ़ीचर इस टाइम पर देखने को मिलता है, वो बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेसेस के रिज़ल्ट के बाद आया है। कोई भी जो भी चेंजेस हुए हैं हमारे अर्थ के लैंड मास में, हमारे अर्थ के लैंड में, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू आया है, जिसे हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भी कहते हैं। जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, है ना। इनके अलावा बहुत सारे दूसरे भी प्रोसेसेस हैं, जिनके वजह से हमको और दूसरी चीज़ों में भी वेरिएशन देखने को मिलती है। तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, जैसे वेदरिंग का प्रोसेस, इरोजन का प्रोसेस, डिपोजिशन का प्रोसेस। ये प्रोसेसेस क्या करते रहे हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएशन को हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में क्रिएट करने में हेल्प करते हैं।
हमारे अर्थ साइंटिस्ट लोगों ने लगातार बहुत सारे थ्योरीज़ बताए हैं, बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज़ इन लोगों ने बताई है जो बताते हैं कि किस तरह से डिफरेंट फिज़िकल फ़ीचर्स की फ़ॉर्मेशन हुई, डिफरेंट फिज़िकल फ़ीचर्स बने, क्रिएट हुए, है ना? और उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे मेन जो थ्योरी बताई जाती है, जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा अडॉप्ट की गई है, एक्सेप्ट की गई है, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हमारा जो अर्थ है ना? तो अर्थ का जो अपर पार्ट है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है, जहाँ पर हमने पढ़ा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमने पढ़ा कि अर्थ के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं जिसमें आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं, बीच के पार्ट को, बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसे मेंटल कहते हैं, देन सबसे लास्ट में कोर होता है ना? तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है यानी अपर मोस्ट लेयर जो हमारा है, अपर पार्ट है अर्थ का, वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स के द्वारा बना हुआ है, ठीक है? अब प्लेट्स कैसे, क्रस्ट का हम सबको पता है कि क्रस्ट जो पार्ट है वो सॉइल वाला पार्ट है, साथ ही साथ ये वो पार्ट है जो रॉक से बना हुआ है, बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक से बना हुआ है ना? और इन्हीं बहुत बड़े बड़े जो पीसेस हैं रॉक्स के, उनको हम एक तरह से प्लेट्स की तरह समझ सकते हैं, ठीक है? कि जो जिसने होल्ड किया हुआ है अपने ऊपर के पूरे सरफेस को, ठीक है? तो इस तरह से पूरा जो वर्ल्ड की बात की जा रही है वो 7 मेजर यानी 7 बड़े बड़े प्लेट्स और कुछ छोटे छोटे प्लेट से बना हुआ हमारे अर्थ का क्रस्ट होता है। ये जो प्लेट्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है? बहुत स्लो स्पीड के साथ ही मूव करते हैं, लेकिन ये लगातार मूव कर रहे होते हैं, ठीक? और इनके मूव करने की वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, ठीक? और उसके अलावा जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ के इंटरनल पार्ट्स में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं, है ना? जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, जिनके रिज़ल्ट क्या निकलता है, जिनके वजह से ये जो प्लेट्स होते हैं और स्ट्रेस के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम पाते हैं कि हमारा जो जो 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स की बात की जा रही है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। इस तरह से डिफरेंट जो प्लेट्स हैं वो मूव करते हैं। कुछ प्लेट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, सामने से एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, और ये जैसे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो इस ये जब इस तरह का कुछ चेंज होता है हमारे क्रस्ट में, हमारे उन प्लेट्स में, तो कॉमन सी बात है कि इनके ऊपर का जो सरफेस है यानी वो पार्ट जो अभी हमारे इस प्लेट के ऊपर है, वो भी इफ़ेक्टेड होगा जब ये मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ हिट करेंगे, है ना? तो इस तरह का जो चेंज हो रहा होता है, तो जो बाउंड्री क्रिएट होती है उसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। कुछ प्लेट्स ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करती हैं, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी कुछ फिज़िकल फीचर्स बनते हैं, और इस टाइप की जो बाउंड्री होती है इसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। ऐसे मूवमेंट में कई बार होता है कि जब डाइवर्जेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जब दो प्लेट्स बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएंगे तो ये बीच का जो पार्ट रहेगा वो खाली हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ऊपर का जो सरफेस होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना? और हमें एक डाउन एरिया देखने को मिलेगा, जो एक क्या बन सकता है, जो कि जिसमें अगर पानी भर जाता है रेनफॉल के थ्रू तो वो रिवर या ओशियन में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर अगर उस पे किसी भी तरह के दूसरे एलिमेंट्स, रॉक्स और सॉइल जैसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं तो वो प्लेन्स भी बन सकता है ना? तो इस तरह देखते हैं कि ये डाइवर्जेंट प्रोसेस के थ्रू हमारा एक फ़िज़िकल फ़ीचर क्रिएट हो रहा है। सेम ऐसे ही कन्वर्जेंट के साथ भी होता है कि जब दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो दो लेयर्स में क्या होगा कि ये हो सकता है कि एक जो जिधर से ज़्यादा प्रेशर के साथ हिट हो रहा है वो सेकंड वाले
प्लेट के को कवर अप कर लेगा, कोलाइड कर जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो जिससे ऊपर का जो इनके ऊपर का पार्ट होगा वो और हायर हो जाएगा और माउंटेन या प्लेट्यू क्रिएट कर देगा, है ना। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में भी होता है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में भी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में दो प्लेट्स मूव करते हैं और जिसके वजह से डिफरेंट फिजिकल फीचर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम मानते हैं कि हमारा जो ऊपर का लेयर है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे क्रस्ट का ऊपर का लेयर, है ना, तो नीचे के लेयर्स जिस तरीके से जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस भी तरीके से चेंजेस होगा उनमें, उसका एक बड़ा रिज़ल्ट देखने को बाहर भी मिलता है। और इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के रिज़ल्ट के तौर पे ही हम पाते हैं कि डिफरेंट टाइप के फिज़िकल फीचर्स हमारे यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलते हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पूरा जो वर्ल्ड है उसको वो पहले एक ही प्लेट में के साथ जुड़ा हुआ था, एक ही टेक्टोनिक प्लेट के साथ जुड़ा हुआ था, वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड नहीं था। इसको पैनगिया कहा जाता था। इस लार्ज जो लैंड फॉर्म था, एक लार्ज जो लैंड पीस था, उसको पैनगिया कहा जाता था, ठीक है। बाद में इसी पैनगिया के अंदर कुछ मूवमेंट्स हुए जिनकी वजह से वो कई पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब पैनगिया बाद में फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक पार्ट जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है और सेकंड पार्ट जिसको अंगारा लैंड कहा जाता है, जिसमें गोंडवाना साउदर्न पार्ट था एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पैनगिया का, और हमारा जो अंगारा लैंड था वो नॉर्दर्न पार्ट था, ठीक। गोंडवाना लैंड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी, कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड थे? गोंडवाना लैंड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब कुछ एक सिंगल लैंड मास के साथ, यानी ये अलग अलग नहीं थे। जैसे हम आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं पूरे वर्ल्ड को, तो वैसे डिवाइडेड नहीं थे। गोंडवाना लैंड एक ही पूरा लैंड मास था जिसमें ये सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे जुड़े हुए थे। बाद में कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से और दूसरे बहुत सारे जो प्रेशर्स, बहुत सारे चेंजेस एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रही थी अर्थ के अंदर, उनके वजह से ये गोंडवाना लैंड भी कई सारे पीसेस में, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और जो बाद में कई कॉन्टिनेंट्स के रूप में जाना जाने लगता है। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि डिफरेंट जो भी मूवमेंट हो रहे थे प्लेट टेक्टोनिक के अंदर, है ना, चाहे वो कन्वर्जेंट बाउंड्री, चाहे वो डाइवर्जेंट बाउंड्री, चाहे वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के थ्रू हो रहे थे, डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स को क्रिएट कर रहे थे, है ना। जब दो प्लेट्स एक साथ डाइवर्जेंट बाउंड्री की तरह या डाइवर्जेंट मूव करते हैं तो हम पाते हैं कि बीच का एक पार्ट जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, है ना। बारिश के बाद यहाँ पर पानी भी भर जाएगा। कई बार क्या होता है कि हायर प्लेस से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, माउंटेनियस एरिया से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, वो अपने साथ ड्रेन आउट करके बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं ना। तो वो माउंटेन्स के बहुत सारे पार्ट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स को, मिनरल्स को अपने साथ बहा कर लाती हैं और ये क्या करते हैं, ये उसी डाउन एरिया से में आकर भर जाता है ना, और वहाँ से होकर ही आगे बढ़ता है। एक टाइम ऐसे आता है कि जब ये ज़्यादा जो ड्रेन्ड आउट चीज़ें होती हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वो उसी जो गहरा एरिया है, जो डाउन एरिया है, वहाँ पर इकट्ठा होता जाता है और फिर उसको कवर अप कर लेता है ना, और वो उतनी गहराई में नहीं रह जाता, है ना। इस तरह से माना जाता है कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो इसी तरीके से क्रिएट हुआ है, क्योंकि पहले हमारा नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही ज़्यादा डाउन था और हम देखते हैं कि हमारे हिमालय से आने वाली जो रिवर्स हैं वो सब हमारे नॉर्दर्न प्लेन से होकर बहुत सारी रिवर्स गुजर रही हैं और अपने साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को भी वो लेकर आती हैं, है ना। तो क्या होता गया कि यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स इकट्ठा होते गए, भरते चले गए और वाटर, एक टाइम आया कि अब वाटर भी वहाँ पर होकर किसी एक डाउन एरिया से जा रहा है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन पार्ट को हमारे कवर करके डुबा के नहीं जा रहा है ना। तो इस तरह से हमारा जो एक फर्टाइल लैंड क्रिएट होता है, नॉर्दर्न प्लेन, वो क्रिएट हुआ। इसी तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट जो दूसरे चेंजेस आए उनके थ्रू भी हम देखते हैं कि जब देखा गया कि
दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ एक ही साथ हिट कर रही हैं, है ना, कन्वर्जिंग बाउंड्रीज क्रिएट कर रही हैं, तो हम पाते हैं कि जिस भी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ रहा है वो प्लेट, वो क्या करेगा, वो दूसरे वाले प्लेट के साथ कोलाइड कर लेगा, क्रम्बल कर लेगा, या फिर उस पार्ट को हायर तो बना ही देगा, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाने वाले, सेम एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो कोई एक जो प्लेट होगा वो क्या करेगा, वो उसको कवर कर लेगा और उसके ऊपर से होकर चला जाएगा, है ना, जिससे माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो सिंपल सा है। और कई बार ये होता है कि जब बहुत हायर और भी नहीं होता और बहुत हम लोअर एरियाज़ भी नहीं बना पा रहे हैं, तो वो प्लेट्यूज़ हमारे बन जाते हैं, है ना। तो ये कुल मिला के जितने भी तरह से हम फिज़िकल फीचर्स देखते हैं, वो सब कुछ रिज़ल्ट है हमारे इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट का। और ये किस थ्योरी के थ्रू हमें पता चलता है? ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू पता चलता है, जिसको एल्फ्रेड वैगनर जी ने बताया था। तो इस तरह हम पाते हैं कि हमारे जो इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, वो किस रीज़न की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब हम हमारे फ़िज़िकल फ़ीचर्स की अगर के वेरिएशन की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ को टेबल लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेबल की तरह होता है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई होता है लाइक माउंटेन, और ना ही ये बहुत ज़्यादा डाउन होता है जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन या फिर सी लेवल के बराबर, है ना। तो ये क्या होता है, ये बीच का होता है। जैसे टेबल को हम देखते हैं कि टेबल छत के बराबर भी नहीं होता, फर्श के बराबर भी नहीं होता, बीच का होता है। वैसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यूज होते हैं, जिनको हम टेबल लैंड कहते हैं। तो अगर हम एंशियंट लैंड मास की बात करते हैं कि सबसे पुराना लैंड मास कौन सा है हमारे अर्थ का, तो वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऐसा माना जाता है, जो भी जियोलॉजिकली या जियोलॉजिस्ट ने जो भी एविडेंसेस पाए, जो भी रिसर्चेस के थ्रू प्रूव हुआ है, वो यही हुआ है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे पहले फॉर्म होने वाला फिज़िकल फीचर रहा है अर्थ का। देन फिर धीरे धीरे दूसरे फिज़िकल फीचर्स भी बनते गए, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ही पुराना रहा है, तो अब इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, अब उसमें जितने चेंजेस होने थे उसके साइज़ में, उसके हाइट में, वो अब नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम एक स्टेबल लैंड ब्लॉक की तरह भी मान सकते हैं, ठीक है। ये सबसे मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक है, जो कि अब स्टेबल हो चुका है, जिसमें किसी भी तरह के जियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिमालयाज़ और नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो ये मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स माने जाते हैं। हमारा जो माउंटेनियस एरिया है और नॉर्दर्न प्लेन्स, ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ये अभी ही फॉर्म हुए हैं। जैसे हिमालयाज़ की अगर हम बात करते हैं, तो अभी भी प्लेट टेक्टोनिक्स हिमालय के पार्ट पे हमारे नॉर्थ साइड में अभी भी हिट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रम्बल कर रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हिमालय की जो हाइट है ना, वो अभी भी बढ़ रही है ना। तो यानी अभी भी उसमें चेंज आ रहा है। तो हम इसे बहुत पुराना लैंडफॉर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं। तो ये अभी हमारा क्या है, ये एक न्यूली फॉर्म्ड लैंडफॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं। सेम ऐसा ही नॉर्दर्न प्लेन के साथ भी है। नॉर्दर्न प्लेन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन बना किससे था, जो डिफरेंट रिवर्स हमारे माउंटेन से होकर आ रही हैं, अपने साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारे मिनरल्स को ड्रेन करके ला रही हैं। उनके इकट्ठा हो जाने से फर्टाइल लैंड फॉर्म हमारा नॉर्दर्न प्लेन क्रिएट होता है, जो अभी भी प्रोसेस में है ना। अभी भी वो पूरी तरीके से नहीं हो गया है कि अब नॉर्दर्न प्लेन बन चुका है और अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। नहीं, इसमें अभी भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन आता है कि न्यूली फॉर्म्ड कौन से हमारे फिज़िकल फीचर्स हैं, तो वो है हिमालयाज़ और नॉर्दर्न प्लेन। जबकि ओल्ड वन की बात करते हैं, तो वो होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमारा पूरा जो माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, वो बहुत ही ज़्यादा यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे हिमालय में बहुत हाई पीक्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप वैलीज़ हैं, और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हमें हमारे हिमालयन में देखने को मिलती है।
जबकि हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है बहुत सारे डिपॉजिट से, जिनमें मेन हमारा एलुवियल डिपॉजिट है और यहाँ पर एलुवियल सॉइल भी पाई जाती है जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल पाई मानी जाती है। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो बना हुआ है इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है, जो कि थोड़ा सा हिली और वाइड वैलीज़ के थ्रू देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर मेन कौन कौन से रॉक्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस तरह से हम पाते हैं कि हर फिज़िकल फीचर की अपनी एक क्वालिटी है और फॉर्मेशन के पीछे अपनी एक स्टोरी है ना। तो इस मैप के थ्रू हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के फिज़िकल फीचर्स हमारे इंडिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जहाँ पर ब्लू कलर हमारा हिमालयन रेंज को दिखा रहा है, जो कि नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वेस्ट साइड पे हम देख रहे हैं तो इंडियन डेजर्ट देखने को मिल रहा है ना। बीच में हम डेक्कन प्लेट्यू देखते हैं जिसमें ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स भी दिख रहे हैं। और हमारा यूपी इंक्लूड करते हुए जो पार्ट हम देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से ईस्ट के तरफ भी, वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है जो कि सबसे फर्टाइल माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे हर फिज़िकल फीचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले क्लासेस में और समझेंगे इनके बारे में। तो कौन से मेन फिज़िकल फीचर्स हम पढ़ेंगे अबाउट द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। क्लियर? तो आज हमने समझा कि कैसे ये डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स फॉर्म होते हैं और कितने तरह के फिज़िकल फीचर्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके कौन कौन से मेन रेंजेस हैं और उसके मेन फीचर्स क्या हैं। ओके, इन होमवर्क यू हैव टू फ्रेम 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसके बाद इसको टाइमली सेंड भी करना है हमारे गूगल क्लासरूम में। ओके, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।